नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या बोल सकते हैं भारतीय संविधान। इसकी जो फर्स्ट क्लास हमारी है वह प्रस्तावना से हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, और धीरे धीरे सभी इसके संपूर्ण अध्यायों को एकदम डीपली कवर करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे हम। आज के बाद में आपका प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा इसकी मैं गारंटी लेता हूँ आज प्रस्तावना पढ़ने के बाद है। तो चलो हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान, और जो इसका फर्स्ट अध्याय है वो है प्रस्तावना। सबसे पहले ना प्रस्ताव पढ़ते हैं। तो प्रस्ताव में आता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने तथा उन सब में विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता को करते हुए तारीख 26/9/1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आज के दिन संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें तो प्रथम जो लाइन है, हम भारत के लोग, इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि जो भारत की जो हमारे संविधान को जो शक्ति मिलती है वो हमारे जो भारत के लोग हैं इनसे इनसे मिलती है। अर्थात जो शक्ति है संविधान का जो मूल स्रोत है वो भारत के लोग ही हैं। दूसरी बात करें हम इसके प्रकृति के बारे में, तो इसमें इसे बताया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। हम बात करते हैं इसके न्याय के बारे में। इसमें 3 तरह के न्याय की बातें की गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की बताई गई है। स्वतंत्रता होगी, विचारों की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति यानी भौतिक स्वतंत्रता होगी, विश्वास करने स्वतंत्रता, धर्म हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। तो उपासना यानी कि उस धर्म को मानने के अलावा उसकी उपासना कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक। और समता यानी समानता, इसमें हमें 2 प्रकार समानता दी गई है, एक तो प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। अवसर का मतलब है कि जो सरकारी सेवाएं हैं या जो राज्य द्वारा कोई भी सेवाएं हैं उनमें सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, इन वो जो पिछड़े वर्ग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनको जोड़ा गया है, ठीक। जो हमारी प्रस्तावना है उसके प्रमुख 4 तत्व हैं, 4 उसमें मूल तत्व बताए गए हैं। उनमें से पहले तो अधिकार का स्रोत आपने देख लिया कि जो संविधान जो अधिकार है, जो शक्ति है संविधान को प्राप्त होती है वो जनता, यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से उसे प्राप्त है। दूसरी उसकी प्रकृति की बात की जाती है। तो प्रकृति है मतलब एक संपूर्ण संप्रभु है, वो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। इन सभी पे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। जैसे संप्रभु क्या होता है, समाजवादी क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, लोकतांत्रिक क्या है और गणतांत्रिक देश क्या है। उद्देश्य याद रखना, हमेशा ये पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार के उद्देश्यों की बात की गई है संविधान के प्रस्ताव में। तो याद रखना 4 प्रकार के उद्देश्यों की बात की गई है। वो है, पहला है न्याय का, भाई न्याय मिले यहाँ के सभी व्यक्तियों को, यहाँ के लोग स्वतंत्र हो, और समता हो यानी सभी में समानता हो, और बंधुता यानी कि भाईचारे की भावना से यहाँ लोग रहे। ये वसुधैव कुटुंबकम जो अवधारणा है हमारे अनुच्छेद जो 51 है उसके आधार पर। चौथा है कि भाई संविधान लागू होने की तारीख बताएगी। भाई संविधान है वो 26 नवंबर 1949, वैसे लागू तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसके जो कुछ अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, और इसे उसी दिन इस पर साइन हुए थे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि क्या भाई इसकी संविधान जो हमारे जो प्रस्तावना है क्या उसमें संशोधन हो सकता है। तो हाँ, उसमें संशोधन हो सकता है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए 1976 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था 42, ठीक है। अब इसके हम कीवर्ड को समझते हैं प्रस्तावना की, भाई क्या कहना चाहता है। पहला है संप्रभुता। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारा देश है पूरी तरह से आज़ाद है, स्वतंत्र है। उसके जो आंतरिक वो जब जो बाह्य मामले हैं उन पे वो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, और वो खुद ही निर्णय लेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी दूसरे देश के दबाव में आकर निर्णय लेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
अर्थात कोई भी देश पूरी तरह स्वतंत्र है, वह अपने सभी निर्णय स्वयं लेता है और किसी भी प्रकार से किसी निष्कर्ता के अधीन नहीं है। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना, तो वो बना था 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। दूसरा जो कीवर्ड है वो है समाजवाद। भारत एक समाजवादी देश है और यहाँ पर जो हमारा जो समाजवाद है वो हिंसक राजनीति का समर्थन नहीं करके अहिंसक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव का समर्थन करता है। अब समाजवाद की जो मूल विशेषताएं वो हम आपको समझाते हैं। साम्यवाद और समाजवाद में तुलना करते हैं, हम आपको बताते हैं। पहली बात तो ये कि भाई जो समाजवाद है वो हिंसा का विरोध करता है और लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करता है। ठीक है। दूसरा यह है कि जो उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं महाराष्ट्र में या हमारे देश में, उन सब में निजी स्वामित्व को मान्यता देता है। मतलब जैसे देखते हो अभी जो सरकारें हैं जो ठेके भी दे रही है बड़ी बड़ी संस्थाओं, जैसे LIC है, IPO ला रही है, तो इस तरीके से निजी स्वामित्व। तीसरा भाई राष्ट्रवाद को मानता है। ठीक है। ये चौथा इसमें ये है कि भाई ये समाजवाद है, हमारा जो समाजवाद है भारतीय समाजवाद, वो धर्म का समर्थन जरूर करता है। वह वर्ग संघर्ष और वर्ग सहयोग को दोनों को समानता देता है। ठीक है। छठा ये है कि संसाधनों का योग्यता के अनुसार वितरण किया गया है। जो संसाधन है भारत में, जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, उनको उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग दिया गया है। और साथ ही हमारे जो समाजवाद है भारतीय समाज, उसमें भी कहा गया है कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपाय किया जाए ताकि वो समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जा सके। लोकतंत्र का समर्थक है हमारा भारतीय समाजवाद। ये तो समाजवाद था। हम चौथा पढ़ते हैं पंथ निरपेक्षता एवं लोकतंत्र। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता एक ही बात है, चाहे कैसे ले। पंथ निरपेक्ष है, बात कर लो, चाहे धर्म निरपेक्षता की। ठीक है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। मतलब भारत में ऐसा नहीं है किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म माना देगी, हमें हिंदू है नहीं, हम हमारे जो जनसंख्या हमारे हिंदू की ज़्यादा, तो भाई हिंदू धर्म ही मानेंगे, यहाँ नहीं ऐसा कुछ है। जैसे पाकिस्तान जैसी कुछ कंट्री हैं वो अपने आप मुस्लिम कंट्री कहती है, उन्होंने उनका एक राष्ट्रीय धर्म है मुसलमान। ऐसे जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी जो कंट्री है वहाँ पर भी मुस्लिम धर्म को मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय धर्म के रूप में मान्यता प्रदान है। ठीक है। दूसरा है भाई कि विधि का धर्म पंथ निरपेक्ष का दूसरा मतलब है कि जो विधि का शासन होगा यहाँ पर, और विधि के समान सभी को समझा जाएगा। विधि का मतलब है कानून, कानून से लेते हैं भाई, कानून का शासन है और कानून के समान सभी व्यक्तियों को, चाहे वो कैसे भी हो, उसे समान समझा जाएगा। उसके साथ धार्मिक मतलब आर्थिक आधार पे, किसी भी तरह का आर्थिक या उसके धार्मिक आधार पे, या उसके साथ जाति या धर्म या मूल वंश के आधार पे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। लोक नियोजन का मतलब है जो सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी सेवाएं हैं, उनमें सभी धर्मों को समान अवसर उपलब्ध होंगे बिना किसी भेदभाव के, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता को मूल अधिकार भी दिया गया। यह आर्टिकल हमारे 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिए गए। ये भी साथ ही राज्यों पर इस तरह का प्रतिबंध भी लगाया कि वे राज्य किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी कर नहीं लगाएंगे, मतलब कोई धार्मिक कर नहीं लगाएंगे। सभी नागरिकों को बोलने की और वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी गई है। उसकी बात हमारे अनुच्छेद 19 में, क्योंकि भाई बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब जो अगली चीज़ है वो हम पढ़ते हैं भाई लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई जो जनता होती है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन बोल सकते हैं जे। और जो लोकतंत्र होता है वो दो प्रकार का बताया गया है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होती है भाई, जनता खुद कानून बनाती है, खुद विधायिका वगैरह, जैसे कोई कानून बनाना हो सरकार को, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो वहाँ जनता की राय लेगी वो, और जनता की राय के अकॉर्डिंग काम करेगी। लेकिन ये हमारे से बड़ा देश है भारत जैसे बड़ा देश है, तो उसके लिए ये सब मतलब ये प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक का मतलब है कि मतलब उपयुक्त नहीं है भारत के लिए। ये सिर्फ छोटे देश जिनकी जनसंख्या बहुत सीमित है उनके लिए प्रासंगिक है ये। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो उनके द्वारा शासन किया जाता है। जैसे भारत जैसा देश, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि
यदि कार्यबल विधायिका का संबंधी महत्व लेते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक एकात्मक शासन व्यवस्था और एक परिसंघीय शासन व्यवस्था। एकात्मक हम ये लेते हैं कि भाई जो टोटल जो शक्तियाँ होंगी वो सारी केंद्र सरकार में होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे भारत देश में शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है। और दूसरी है परिसंघीय शासन व्यवस्था। इसमें राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ होती है और केंद्र को मतलब कम शक्तियाँ वितरण किया जाता है। यानी एक तरह से कहें तो बोल सकते हैं कि राज्यों को ऐसी शक्तियाँ वितरित की जाती है जैसे राज्य निरंकुशता टाइप का व्यवहार करे, मतलब जैसे बोलते हैं ना भाई राजाशाही शासन बोल सकते हैं हम इस तरह को। अब भारत की बात करें तो भारत में है जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और यहाँ पर शासन की जो संसदीय शासन व्यवस्था का जो अर्थ परिसंघीय ढांचा उसको अपनाया गया है, यानी जो शक्तियों का है विभाजन किया गया है। गणराज्य गणतंत्र बोल सकते हैं, गणतंत्रात्मक बोल सकते हैं इसको। पांचवा कीवर्ड है गणराज्य गणतंत्रात्मक। ठीक है। इसका मतलब जो भारत का जो राष्ट्र वो होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो उसको चुना जाएगा जनता के द्वारा, या जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उन्हें उनके द्वारा उसे चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे होता था पहले के टाइम में कि भाई राजा का बेटा राजा बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब वंशानुगत नहीं होगा, वो उसे चुना जाएगा बाकायदा, उसके लिए मतदान होगा, उसके लिए एक संस्था होगी जो उसका मतदान करवाएगी या जो भी है। जैसे भारत में हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको हमारे राज्यसभा लोकसभा के मनोनीत सदस्य तथा उसके साथ ही जो राज्य विधानसभा के मनोनीत निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। उसी तरीके से राष्ट्रपति मनसांग नियोगा जनता की शासन भागीदार लोकतंत्र कहलाती है। ठीक है। न्याय की बात करें तो हमारे भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की। पहला सामाजिक न्याय की हम सीधा बात करें भाई कोई व्यक्ति होगा उसमें उसके साथ उसके धर्म के आधार पे उसका मूल वंश क्या है भाई, वो कौन से वंश से संबंधित है, हिंदू है, मुसलमान है या किस और कोई वंश से संबंधित है, मुगल है ऐसे जैसे तुर्की है जो हमारे पास है, या राजपूत है। राजपूत एक जाति होगी, जाति यानी कोई मीणा है, कोई वर्मा है, या कोई फिर अदर जो कैटेगरी ऐसे राजपूत हैं, कोई लुहार है, सैनी समाज है, जैसे ऐसी कोई जाति है उनके आधार पे भाई वो लड़का है या लड़की, लिंग की बात करें लड़का है लड़की है, कोई ट्रांसजेंडर है उसके आधार पे। भाषा कोई कि जैसे कोई सिंधी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, तमिल, उसके आधार पे भाषाओं के आधार पे। रंग काला है गोरा है कैसा भी है ऐसा, उम्र के आधार पे, और जो इनके आधार पे उसके साथ मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। समाज में समानता स्थापित होगी था। तो समाज में सामाजिक रूढ़ियाँ जो अंधविश्वास हैं उनसे मुक्त हो, व्यक्ति को विकास के लिए स्वच्छ और स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध हो। ठीक है। सामाजिक न्याय में सबको इन सबको शामिल किया गया। आर्थिक न्याय का मतलब है भाई जो संसाधनों का न्यायपूर्ण, मतलब संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, मतलब जो संसाधन है उनका योग्यता के आधार वितरण वो कहेंगे, वह जिसमें जितनी योग्यता होगी वो उतने संसाधनों को धोन कर पाएगा और अपने आप को आगे ले जा सकता है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है आर्थिक न्याय में जो हमारे जो समाज के कमज़ोर और वंचित वर्ग है उनके लिए विशेष उपबंध होने चाहिए। ठीक है। जैसे महिलाओं को और जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष उपबंध किया गया हमारे आर्टिकल, चाहे 15(4) की बात कर लो चाहे 15(3) की बात कर लो, उनको विशेष प्रावधान किए गए हैं। उनको ऊपर उठाने के उनकी सामाजिक ये जो योजना चलाई गई उन्हें जो प्रसूति सहायता वगैरह दी जाती है, अदर कोई हो, या उनके लिए कोई विशेष अभियान चलाए जाते हैं जो उनकी जाति के विकास के उनके लिए बताया गया। और आर्थिक न्याय में ये भी आता है कि भाई जो आर्थिक शोषण है, आर्थिक शोषण ना हो समाज में, हमारे सभी को सम्मान काम के लिए समान वेतन मिले। ठीक है। सभी की जो जो आवश्यकता है, ज़रूरत वाली जो आवश्यकता है, जैसे रोटी, एक बड़ा मकान, रोजगार, ये सभी पूरी हो। वह धन व उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो अहितकारी यानी कि मैं गलत संकेंद्रण ना हो। संकेंद्रण मतलब कि उनका एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि भाई वो एक ही किसी विशेष वर्ग को ना सौंपे जाए। अब हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय में हम सीधा बात करते हैं भाई सभी व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है, जिसका मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ है। 18 साल का व्यक्ति कोई भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए, मतलब अपना मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मांग कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वो स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा के किसी प्रतिनिधि को अपना वोट दे सकता है। ठीक है ना। चुनाव में धन व बाबुल का प्रयोग ना हो,
इस तरह की भाई व्यवस्था की जाए सरकार के द्वारा। ठीक है, चुनाव में जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदाय आदि का प्रयोग ना हो, इस तरह की जो व्यवस्था की जाए उसके लिए की है। अब हम बात करें कि भाई जो प्रस्तावना क्या उसमें संशोधन की जाती है। अब मेन चीज़ें यहाँ आती है। तो इसके लिए हमारे जो पिछले 70 साल हैं बीते 70 सालों में कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे निर्णय दिए, फिर उनको पलटा भी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रस्तावना संबंधित वो है बेरुवारी वाद है, 1960 में हुआ था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया भाई जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है ना, और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कहा था। लेकिन फिर 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा केशवानंद भारतीवाद में कि भाई संसद वो संविधान किसी बात पर पहली बात तो ये कहेगी कि भाई जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, बिल्कुल संविधान को भाग माना है। और संसद को शक्ति दी कि वो संसद के संविधान किसी भाग में संशोधन कर सकती है। इसका मतलब वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संशोधन होगा वो जो प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है ना, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कि आपने कोई 2-4 शब्द हटा दिए, प्रस्तावना को बिगाड़ दिया, जैसे ही मान लो कि पंथनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया हो या लोकतांत्रिक शब्द को हटा दिया, तो ये भाई प्रस्तावना छेड़छाड़ हो गया। हाँ, इसमें कुछ नए वर्ड है, नए शब्द जो समय के साथ हमें जरूरत पड़ती है, उनको संशोधन द्वारा इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग, कहने का ये मतलब है। ठीक, तो ये हमारे आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ये भाग है। प्रस्तावना आज कंप्लीट हो गई है। और अगर मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।